तो जैसा कि हमने आपको लेक्चर 1 में बताया था ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ क्वेश्चन और कुछ कुछ थ्योरी, तो वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। अब जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आरडी शर्मा से हैं। तो जो आपने लेक्चर 1 में देखा वो उससे रिलेटेड जितने भी स्पेशल क्वेश्चन और यूनिक क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे वो सब मैंने आरडी शर्मा से कलेक्ट किया और आज एक एक करके मैं वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा और जिससे आप एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों कवर हो जाएगा। तो आप आर एस अग्रवाल आपके पास है तो आप आर एस अग्रवाल से भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है आरडी शर्मा का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि tan अल्फ़ा इक्वल टू 11 दिया हुआ आपके पास, ठीक है। tan अल्फ़ा इक्वल टू 11 दिया हुआ और बोला है कि फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो tan अल्फ़ा दिया हुआ है 11 है हमारे पास, ठीक है। और क्या बोला है कि सारा जितना भी मतलब रेस्ट जो बचा उसका वैल्यू क्या क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो एक क्वेश्चन है, सिंपल है, इसको ही ट्राई करते हैं स्टार्ट से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा आप लोग भी जानते ही होंगे, पढ़े होंगे, आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो इसको कैसे प्रोसीड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे, कुछ भी नाम आप दे दीजिए, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर एंगल अल्फ़ा, तो हम लोग पहले थीटा लेते थे, इस बार एंगल अल्फ़ा है तो ये हो गया एंगल अल्फ़ा, ठीक है। तो जो बोल क्या रहा है हमारा कि जो tan अल्फ़ा का वैल्यू है वो हमारा 11 है। अल्फ़ा इक्वल टू 11 है तो आप tan थीटा ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan अल्फ़ा या tan थीटा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, p/b। तो p/b इक्वल टू आपके पास कितना दिया हुआ है 11। तो 11 मतलब 11/1, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा p का जो वैल्यू हो गया 11x और p इक्वल टू 1x और x हमारा क्या है, x इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो क्या करना है, आपके पास p पता है, b पता है, यानी कि ये p पता है और ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस। तो आपको पता है p का वैल्यू, b का वैल्यू, h पता करना है। तो क्या करेंगे हम लोग हमेशा की तरह यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया वो जगह p इक्वल टू हमारे पास 11x प्लस b इक्वल टू हमारा 1x। तो यहाँ से जो एच स्क्वायर का वैल्यू हो गया वो हो गया 121x स्क्वायर और यहाँ से हो गया 1x स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 122x स्क्वायर। तो यहाँ से जो h इक्वल टू हो गया वो हमारा रूट अंडर 122x स्क्वायर। तो यहाँ से h का जो वैल्यू है वो हो गया रूट अंडर 122x। तो यहाँ से जो h का वैल्यू आ गया, क्योंकि रूट 122 का कोई वैल्यू नहीं होता है रूट के अंदर एग्जैक्ट, तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमारा h का वैल्यू निकल गया, p निकल गया, b निकल गया। तो tan अल्फ़ा हमें दिया हुआ है तो क्या निकालना था हमें, साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा होता है हमारा p/h, p का वैल्यू हमारे पास पता है 11x है, h का रूट अंडर 122x, तो x कैंसल आउट, 11/√122। तो इसी तरह cos अल्फ़ा हो गया आपका b/h और b इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 1x और यहाँ से निकालें हम लोग h का वैल्यू 122x। तो x कैंसल आउट, तो यहाँ से आ गया 1/√122। और साइन का उल्टा हम लोग जानते ही थे, कोसेक होता है। तो कोसेक अल्फ़ा हो गया डायरेक्ट जस्ट अपोजिट है h/p। तो p/h है इतना 11/√122। तो यहाँ से h/p कितना हो जाएगा हमारा √122/11। इसी तरह कॉस का अपोजिट होता है हमारा सेक अल्फ़ा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा h/b और p/h का वैल्यू इतना है तो यहाँ से क्या हो गया √122। और बचा क्या, साइन कॉस tan तो दिया हुआ ही है हमारे पास, तो कोसेक और सेक हो गया। तो लास्ट बचता है कॉट अल्फ़ा। तो कॉट अल्फ़ा होता है हमारा b/p, tan का उल्टा। तो देख सकते हैं कि p/b 11/1 है तो b/p कितना हो गया 1/11। तो यहाँ से आपने सारा एक एक करके सारा का वैल्यू निकाल लिया। हाँ, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है आरडी शर्मा का ये। उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ गिवन ट्रायंगल POR राइट एंगल एट O
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p एंड cot r। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब tan p और cot r का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या वो दोनों सेम होगा। तो चलिए देखते हैं tan p और cot r का वैल्यू निकाल के कि वो दोनों सेम होता है या नहीं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है POR, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हमेशा की तरह POR, और क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट O, मतलब जो O है O पे हमारा राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ये POR, चाहे आप इधर से ही बोल सकते थे POR, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसमें जो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p एंड cot r, सॉरी क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है कि जो हमारा PR का जो साइड है वो दिया हुआ है हमारा 13 सेंटीमीटर, और जो हमारा PO का साइड है वो हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये आपका ये साइड का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p एंड cot r। तो पहले हमें tan p का वैल्यू निकालना होगा, फिर cot r का। तो देखिए आप एक बार देखिए, यहाँ पे tan p है और यहाँ पे cot r है, मतलब एक बार आपको ये मतलब एक बार इस एंगल से जब हम लेंगे tan p को, जब एंगल मानेंगे या फिर थीटा मानेंगे, तो उससे जो वैल्यू निकलेगा वो हो गया tan p का। और जब हम इसको मतलब ये एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा, तो जब इससे जो वैल्यू निकालेंगे cot का, वो वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग tan p का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो tan p का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो इसके सामने वाला जो साइड होगा, इसके सामने वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। कब, जब हम tan p का वैल्यू निकाल रहे हैं तब ये याद रखिएगा, क्योंकि जब tan p का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा एंगल उस समय हमें ये मानकर चलना होगा कि हमारा ये एंगल है, और इसी के थ्रू हमारा सारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू लेना है। तो जब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो देखिए क्या ट्रायंगल बन जा रहा है जब हम tan p का वैल्यू निकालेंगे। when we find the value of tan p, तो हमारा जो ट्रायंगल है ये POR, तो ये एंगल हमारा रहेगा, मान लेते इसका थीटा, तो ये मेरा 12 है, ये 13 है, और ये साइड अभी पता नहीं है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, तो ये हमारा साइड था परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और ये बेस। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को देखते हुए हमें tan p का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो B पता है आपके पास, H पता है, P नहीं पता, तो बस वही सिंपल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से जो H का जो वैल्यू निकलेगा वो परपेंडिकुलर, यानी कि P का वैल्यू में पता नहीं है, P स्क्वायर रख देते हैं, और बेस का जो वैल्यू है वो हमारा बेस कितना 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर, और H का तो वैल्यू में पता ही है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया P का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, और यहाँ से तो P का पता नहीं है, और 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो P स्क्वायर को इधर ही रहने देते, 144 को इधर ले आते, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू P स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 25 इक्वल टू P स्क्वायर। तो P स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो हमारा आया 25, तो यहाँ से P इक्वल टू हमारा रूट अंडर 25, तो जो P का हमारा वैल्यू आ गया वो हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऐसा POR, ये एंगल हमारा मान के रखे थीटा, ये 90 डिग्री है। तो जो हमने वैल्यू निकाला यहाँ से आप देख सकते हैं, P का वैल्यू वो 5 है, तो ये हमारा उस समय परपेंडिकुलर था, तो ये वाला साइड हमारा निकल गया 5, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ ये 13 है, और ये साइड है हमारा 12। तो हमें निकालना है किसका वैल्यू, tan P का। तो tan P इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, मतलब tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है ये परपेंडिकुलर ही है हमारा, ये साइड, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है हमारा 5, और जो बेस है, बेस तो हमारा ये साइड है, तो बेस है हमारा 12। तो हमने यहाँ से tan P का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में एक और बोला है cot r का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में जो ट्रायंगल था उसी को फिर से देखते हैं। अब हमें ये एंगल लेकर चलना है। ठीक है, तो ये एंगल लेकर चलना है, तो नाउ
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट आर, इसको आप इक्वेशन 1 मान कर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया कॉट आर का वैल्यू निकालना है, तो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल वही कॉमन रहेगा, पी ओ आर, ये एंगल तो हमेशा राइट एंगल ही रहेगा। तो इस बार क्या करना, देखिए उस समय हम लोग tan p का जब वैल्यू निकाले थे तो उस समय हम ये एंगल कंसीडर किए थे। अब जब cot r निकालना है तो ये एंगल कंसीडर नहीं करेंगे, अब ये एंगल को हमें कंसीडर करना होगा। तो इस समय जो हमारा एंगल होगा, मान लेते हैं उसको, पिछले एंगल को हमने थीटा माना, तो इस बार इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये आपका अल्फ़ा है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से जो आपका परपेंडिकुलर का जो साइड है वो आपका ये है, मतलब ये साइड आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस तो आपका कॉमन है, ये साइड ही रहेगा हमेशा, और बेस ये हो गया। तो देखिए आप देख सकते हैं कि एंगल चेंज होने से उस समय आपका पहले जब ये एंगल लिए थे तो परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, हाइपोटेनियस ये था। अब जैसे हम ये एंगल लिए हैं, ये एंगल, तो हमारा परपेंडिकुलर देखिए चेंज हो गया। तो ये बस ध्यान में रखना है कि कौन सा एंगल लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप ये एंगल से ही लेकर कॉट आर का वैल्यू निकाल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हमेशा देखना है कि किस एंगल पे बोला है वैल्यू निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेनस ये, तो ये साइड आपका 13 सेंटीमीटर पहले से ही दिया हुआ है और ये साइड आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये साइड फाइंड करना है, तो बस इसमें भी वही लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो h का वैल्यू में पता है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इस बार पता है हमारा 12 का स्क्वायर, और b पता नहीं है, b ऐसे ही रहने देता है। तो 13 का स्क्वायर 169, इसका हो गया 144 और यहाँ से हो गया बी स्क्वायर। तो 144 को इधर ले आता है तो यहाँ से बच जाएगा बी स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 25 होता है। तो यहाँ से जो बी स्क्वायर इक्वल टू इतना 25 आ गया, तो यहाँ से जो b का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, √25, यानी कि यहाँ से निकल गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो जो ट्रायंगल फॉर्म हो गया POR, ये एंगल हम अल्फ़ा माने थे, तो ये साइड अभी हमने निकाला कितना, हमने निकाला 5 सेंटीमीटर। तो ये साइड आपका है 5 सेंटीमीटर, ये साइड है 13 सेंटीमीटर और ये साइड है 12 सेंटीमीटर। ये साइड हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो अब निकालना हमें क्या था, कॉट आर। तो कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू आपके पास 5 और परपेंडिकुलर आपके पास 12। तो यहाँ से जो कॉट आर का जो वैल्यू निकाला वो हो गया 5/12। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, हमने क्या किया, पहले हमने tan p का वैल्यू निकाल लिया, देख सकते हैं tan p हमने निकाला तो 5/12 आया, और कॉट आर का जब हमने वैल्यू निकाला तो भी 5/12 आया। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि जब आप दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या जो वैल्यू हमारा tan p का जो आया वही कॉट आर का वैल्यू है। तो यस, क्वेश्चन में ये लिखना होगा, यस tan p इज इक्वल टू कॉट आर as we saw from equation 1 and 2, या फिर as we compare from equation 1 and 2 tan p इक्वल टू कॉट आर। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन फिनिश। हाँ, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं RD शर्मा का ही। तो उसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू a/b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं हम, कोई भी ABC, ठीक है। और आप चाहिए इसको थीटा मानिए, इसको थीटा मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसी को थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि tan थीटा इक्वल टू a/b। तो चलिए आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस और ये हो गया आपका बेस। तो बोल रहा है कि tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ आपके पास a/b। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, p/b। तो यहाँ से हो गया a/b। तो जो p इक्वल टू आ गया आपका क्या हो गया a इंटू एक्स, और b इक्वल टू हो गया स्मॉल b इंटू एक्स, ठीक है। तो x इज हमेशा ये लिखना ही रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। x इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो क्या करना, आपके पास p पता है, b पता है, h नहीं पता, तो क्या करना, हमेशा
एज यूजल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू पी का वैल्यू हमारे पास क्या पता है, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बी हमारे पास बी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से जो एच स्क्वायर का वैल्यू हो गया क्या, एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जो यहाँ से कॉमन यहाँ से निकलेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा दोनों में से, और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू हमारा है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये अंदर में क्या बच जा रहा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स तो रूट से बाहर आ गया, तो एच का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वैल्यू इसका। तो हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो हमने अभी निकाला हमारा पी का जो वैल्यू है वो है हमारा ए एक्स, बी का बी एक्स, और एच का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो पी इक्वल टू हमारे पास है ए एक्स, बी इक्वल टू है हमारा बी एक्स, और एच इक्वल टू है हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बी बाई एच, साइन थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं पी बाई एच, कॉस थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा फिर बी बाई एच, और यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा पी बाई एच। ठीक है, तो जो बी का वैल्यू है वो हमारा क्या है स्मॉल बी एक्स, और एच का वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। पी का वैल्यू हमारे पास है ए एक्स, और एच तो हमारा कॉमन ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। इसी तरह सिमिलरली यहाँ से क्या निकलेगा बी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस यहाँ से हो जाएगा सॉरी यहाँ माइनस है ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से एक्स कैंसिल, एक्स कैंसिल, यहाँ से भी एक्स कैंसिल, और यहाँ से भी एक्स कैंसिल। तो यहाँ से जो स्टेप निकला वो क्या हो गया बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से जो आएगा ए स्क्वायर ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे से क्या आ रहा है, नीचे से जो हमारा आ रहा है वो क्या है बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से जो आ रहा है वो ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको आगे करते हैं। तो न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया बी प्लस है, और डिनोमिनेटर का जब एलसीएम यहाँ नीचे लेते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर से क्या बच जाएगा बी माइनस है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमेशा इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो आप यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं कि ये कैंसिल आउट हो गया है। तो जो बचा क्या हमारा रिमेनिंग बचा है पी प्लस ए बाई पी माइनस है। तो जो हमारा फाइनल जो वैल्यू था इसका क्वेश्चन जो पूछा था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसका जो वैल्यू हमने निकाला वो क्या है बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। तो चलिए ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। और एक तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, तो हमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा बाई 2 tan थीटा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा। तो हमें
क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें कॉस थीटा मतलब b बाई एच का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, b पता है, h पता है, यानी कि हमें p का वैल्यू पता करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप p निकाल लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए आपको जब आपको b पता है, h पता और p निकाल लीजिएगा, तो अब क्या चाहिए आपको, साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा p बाई एच होता है, टेन थीटा p बाई b होता है। तो जब आप सारा वैल्यू निकालना है और इस इक्वेशन में पुट करना, तो आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, मैं भी आपके साथ ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा बताता हूँ मैं कि एक ट्रायंगल लेना है, जिसका आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं ABC दे दिया हूँ, ठीक है। ये एंगल आपका राइट एंगल हो गया, ठीक है। आप इसको ही थीटा मान लीजिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बताया हूँ मैं। तो ये जो ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो कॉस थीटा है वो आपका 3/5 है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि b बाई एच का जो वैल्यू है वो हमारे पास 3/5 है, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, b इक्वल टू 3x, h इक्वल टू 5x, और x जो है हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो b पता है, h पता है, तो अब हमें p निकालना है। तो p इक्वल टू क्या, तो बस आपको पता जब दो पता एक अननोन है तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है। चाहे आपको p पता है, h पता और b निकालना तो भी पाइथागोरस। तो आपको कोई भी एक अननोन निकालना और दो पता हो तो पाइथागोरस ही लगाना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो h का तो वैल्यू हमें पता ही है कितना है, 5x का स्क्वायर, p हमें निकालना है तो p इक्वल टू p रहने देते हैं, और b का जो वैल्यू हमारा 3x का होल स्क्वायर हो गया। तो 5x का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 25x स्क्वायर, और यहाँ से हो गया p स्क्वायर, और 3x का होल स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये 9x स्क्वायर, ये x स्क्वायर यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो आप 9x स्क्वायर को इधर ले आते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने किया था 5x का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर। तो 25, ये 9x स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं LHS साइड। तो यहाँ से मेरा जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 आपका हो गया 16x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो p इक्वल टू रूट अंडर 16x स्क्वायर। तो यहाँ से p का जो वैल्यू है वो हमारा निकल गया 4x। तो आप देख सकते हैं हमें चाहिए था b का वैल्यू पहले से दिया होता 3x, h 5x, और p हमने फाइंड कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें सॉल्व करने के लिए, चलिए इस पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा। तो इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच बाई 1 बाई टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं p बाई b, और यहाँ से क्या हो गया 2 इंटू p बाई b, ठीक है। तो p का वैल्यू हम निकाले थे कि p का जो वैल्यू है वो हमने पहले फाइंड कर लिया, p इक्वल टू 4x है, अभी हमने फाइंड किया। तो p का जो वैल्यू हमारे पास 4x है, h का जो वैल्यू हमारे पास 5x है। यहाँ से हो गया p का वैल्यू हमारे पास है 4x, और p हमारे पास है 3x, ठीक है। यहाँ से हो गया 2 इंटू 4x बाई 3x, ठीक है। तो यहाँ से x कैंसिल, x कैंसिल, x कैंसिल। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो क्या आ गया हमारे पास, 4/5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4/3, राइट। इसको से कर सकते हैं 2/1 4, तो 2 ही होता है। तो 2 इंटू 4 8, और 1 इंटू 3 आपका हो गया 3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लोग को इसको मतलब सिंप्लीफाई करने में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैं इसका एक सिंपल स्टेप आपको बताता हूँ जो आप हमेशा याद रखिएगा, और इससे फिर आपका कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को पता भी होगा, ऐसा नहीं है। अब जिसको नहीं पता मैं उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब ऐसा इस फॉर्म में रहे p/q डिवाइडेड बाई r/s, जब ये डिवाइड का जो मेन साइन है इसके ऊपर में यदि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में भी और नीचे भी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, तो इसका जो स्टेप है वो ये कहता है कि जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये वाला इससे होता है और ये वाला आपका इससे मल्टीप्लाई होता है। तो
पी इंटू एस और हो गया आपका क्यू इंटू आर, ठीक है। तो दूसरा जो फॉर्म है फॉर्म देखा गया बहुत सारा, मतलब क्वेश्चन में आएगा वो आपका इस फॉर्म में रहता है, जैसे पी डिवाइडेड बाई क्यू बाई आर। इस फॉर्म में आपको बहुत सारा क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, चलिए इस फॉर्म में था कि पी बाई क्यू आर बाई, तो बोले कि यहाँ से आपने इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया और इस चीज़ को मल्टीप्लाई किया। अब इसमें सर किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसको जो मल्टीप्लाई करने का, तो इससे मल्टीप्लाई करने से पहले आपको इसको एक छोटा सा वे में कन्वर्ट करना होगा। क्या कन्वर्ट करना होगा ऐसे, तो जो मेन डिवाइड का साइन है इसको बस ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि जो हमारा न्यूमरेटर है अपर साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। तो हमें इसको पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो पी को ऐसे लिख सकते हैं p/1, क्योंकि p/1 जो होता है उसको हम बोल सकते हैं p के बराबर ही है। तो देखिए p/1 करने से क्या हो गया, ये हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में हो गया, और डिवाइड के नीचे देखिए q/r हो गया। तो अब देख सकते हैं ये वापस से इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, p इंटू आर 1 इंटू क्यू। और जो तीसरा केस देखने को मिलता है वो होता है p/q डिवाइडेड बाई आर। तो बस इसको भी इसी की तरह समझना है, जैसे इसके क्या था उस केस में, इस केस में डिवीज़न के ऊपर में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं था। अब क्या है, मेन डिवाइड के नीचे ये जो डिनोमिनेटर मतलब डाउन पार्ट है, इसमें क्या आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में। ऊपर में तो p/q है ही मेरा। अब इसको r को मैं ऐसे लिख सकते हैं r/1 r के बराबर ही होता है। तो देखिए वापस से आपका ये जो पहला वाला फॉर्म था इसमें आ गया, ठीक है। तो बस इसको भी वही करना है, ये 1 आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, p इंटू 1 बाई क्यू इंटू आर। तो इससे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। इसलिए ये तीन ही मतलब ऐसा फॉर्म है जिसमें बच्चे को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो बस इसको आप हमेशा अच्छे से याद रखिए कि इसको कैसे करता है। तो चलिए इसमें ये स्टेप लगाते हैं। तो आप देखिए ये यहाँ पे जो स्टेप है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये किस तरह का है, तो ये आपका इस तरह का है, ठीक है, p/q/r, ठीक है। तो बस क्या करना था, p को p/1 कर दिए, क्योंकि डिवीज़न के ऊपर भी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में चाहिए। इस 1 को भी हमें वैसा ही करना होगा। इसे हम लिखेंगे 4/5। इस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/1, तो 1 के बराबर ही होता है। अब इससे क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये हो गया आपका 4/3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 8/3। तो ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा अपर पार्ट से, और ये होगा इससे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1। तो यहाँ से आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये हो गया 4/5 माइनस 1 इंटू 3 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8/3, ठीक है। तो चलिए इसके आगे वाला स्टेप हम लोग देखते हैं, इसके आगे क्या होगा, ठीक है। तो इसके आगे का जो स्टेप है वो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये पार्ट आएगा 4/5 3 इंटू 1 3 4 इंटू 1 4 बाई 8/3। ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई 8/3। तो ये जो वैल्यू हो गया हमारा, ये पहले यहाँ पर 5 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 20। तो 5 4 जो 20 यानी कि 4 4 16, 4 5 जो 20 यानी कि यहाँ पर हो गया 5 3 का 15 डिवाइडेड बाई 8/3। तो 16 माइनस 1/20 डिवाइडेड बाई 8/3। तो ये हो गया आपका इससे मल्टीप्लाई, और ये हो गया आपका इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से गया 1 इंटू 3/20 इंटू 8। तो यहाँ से जो वैल्यू आया वो हमारा क्या आया, 3/160। तो ये वो हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan 1 साइन थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, ठीक है। तो सर जो हमने वैल्यू निकाला वो क्या हो गया, 3/160। तो आप इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए एक आर.डी. शर्मा की लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसी के साथ आपका ये लेक्चर भी फिनिश हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए, इफ tan C इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin B इंटू cos C प्लस cos B इंटू sin C। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, जो कि सबसे बेसिक पार्ट है, ठीक है। राइट एंगल हमारा ए पे बन रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट हम ए होगा,
तो आप ए बी सी ऐसे भी कर सकते हैं और ए बी सी ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम ऐसे करते हैं ए बी और इसका नाम हो गया आपका सी, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि इफ़ tan c इक्वल टू √3, तो tan c इक्वल टू √3, तो सबसे पहले आपको देख कर ये समझना चाहिए कि tan c बोला मतलब आपका ये वाला एंगल को लेकर जो वैल्यू निकाला गया tan का वो आपका √3 है। मतलब मान लेते हैं ये कोई वैल्यू था थीटा, ठीक है। तो जब ये वैल्यू थीटा था तो ये आपका क्या हो गया P, ये हो गया आपका हाइपोटेनस और ये हो गया आपका बेस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे P/B इक्वल tan c इक्वल टू P/B होता है और इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/1, ठीक है। तो यहाँ से जो P का वैल्यू हो गया हमारा क्या हो गया √3x और B का वैल्यू हो गया 1x। तो क्या हो जाता है x इज पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है हमारा, ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हमें वैल्यू किस से निकालना है। हमें साइन B का वैल्यू निकालना है, cos C का वैल्यू निकालना है, cos B का वैल्यू निकालना है और साइन C का। तो अब देखिए यहाँ पे B मतलब जब हम पहले देख लेते हैं C का, ठीक है। जब हम ये एंगल कंसीडर करते हैं तो हमें किस का वैल्यू चाहिए, cos C का वैल्यू चाहिए और साइन C का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं cos C का वैल्यू और साइन C का वैल्यू, ठीक है। तो cos C इक्वल टू क्या होता है हमारा cos, यानी कि cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है B/h। तो सॉरी इसके लिए चाहिए हमें h का वैल्यू। तो हमारे पास P पता है, B पता है, लेकिन h नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे cos C निकालने के लिए हमें h का वैल्यू चाहिए। तो चलिए यहाँ पे साइड में h का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बहुत सिंपल स्टेप जो हमेशा करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम, उसी से निकालेंगे h, क्योंकि वही एक लास्ट ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो h² इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा P² प्लस B², ठीक है। तो यहाँ से जो h² इक्वल टू गया P का वैल्यू है √3x का स्क्वायर और B का वैल्यू है 1x का स्क्वायर। तो जो h² आएगा वो √3x का स्क्वायर क्या हो गया 3x² और 1x स्क्वायर हो गया 1x स्क्वायर। तो यहाँ से जो h² का वैल्यू हो गया वो 4x² हो गया, ठीक है। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या हो गया √4x², जो कि इक्वल आपका बचता है 2x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली आपका जो h का वैल्यू है वो भी आ गया किसके बराबर 2x के बराबर। तो चलिए cos C का वैल्यू निकालते हैं। तो cos C इक्वल टू क्या होता है B/h। तो B हमारे पास कितना है 1x और h अभी हमने फाइंड किया 2x। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या गया cos C इक्वल टू 1/2। यहाँ से cos C निकल गया। अब हमें चाहिए C को कंसीडर किया, तो और क्या चाहिए sin C, ठीक है। तो sin C इक्वल टू क्या जाएगा sin थीटा इक्वल टू P/h होता है। तो P हमारे पास कितना है √3x है, तो यहाँ से हो गया √3x और h हमारे पास कितना है 2x है, ठीक है। तो x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया आपका √3/2। तो यहाँ से हमने देखा कि हमने cos C और sin C का वैल्यू निकल गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे चाहिए हमें और sin B का वैल्यू चाहिए, cos B का वैल्यू चाहिए। तो आप इस जैसे कि हमने इस एंगल को कंसीडर किया, तो इस एंगल से हम sin B और cos B तो नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए ये वाला एंगल को कंसीडर करना है। तो मान लेते हैं कोई एंगल ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें फिर से ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। तो ये हमने नाम दिया था ABC। तो जब हमारा ये एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल B है, तो इसे हमने मान लिया है अल्फ़ा, ठीक है। तो जब हम ये और ये एंगल माने थे थीटा, तो उससे हमारा जो वैल्यू निकला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, ठीक है। तो जब हमने, आप ध्यान से देख सकते हैं कि जब हमने tan C का जो वैल्यू था √3, tan C इक्वल टू √3 था, तो उससे हमने ये सारे साइड का लेंथ निकाल लिया था। तो जो हमारा ये साइड P उस समय कितना निकला था √3, यानी कि AB का जो लेंथ था वो हमारा क्या था √3 था, ठीक है। जो हमारा बेस B उस समय बेस ये था, तो उस समय AC का जो हमारा लेंथ था वो क्या था 1 और जो h हाइपोटेनस था वो मेरा 2x था, यानी कि हाइपोटेनस जो हमारा BC इसका लेंथ हमने निकाल लिया था 2। तो बस वही ध्यान में रखना कि हमने क्या क्या लेंथ निकाला था। तो ये 1 था, ये √3 था, ये 2 था, ठीक है। तो ये था 1, ये था आपका √3 और ये था 2। तो बस ये देखना हमें कि उस समय हमारा परपेंडिकुलर ये हुआ करता था जब हम C को लेकर सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हम ये एंगल B को लेकर sin B और cos C का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जब हमें cos B का वैल्यू निकालना होगा, तो cos B का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए B/h
एच, यानी कि आपको ये एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, तो उस समय आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, ना कि ये। वो जब हमने साइन सी और कॉस सी के बारे में बोला तब आपका ये परपेंडिकुलर था। जब हम ये सॉल्व करेंगे इस एंगल के थ्रू तो कॉस बी का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और आपका बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस तो यही होगा। तो बेस, तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले भी आपको बताया था हमेशा कि एंगल ये जहाँ पे जो एंगल के थ्रू हमें निकालना है वैल्यू, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये 90 डिग्री के सामने हमारा हाइपोटेनस होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये बहुत सिंपल वे में मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन बता चुका, तो बस उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका जो बेस है वो आपका क्या हो गया, √3, हाइपोटेनस हो गया आपका 2। तो यहाँ से आपने जो कॉस बी का वैल्यू निकाला वो √3/2 हो गया, और जब साइन बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है P/H। तो परपेंडिकुलर आपका उस समय क्या है 1 और H है 2। तो साइन बी का जो वैल्यू आया वो हमारा 1/2 है, कॉस बी का वैल्यू है √3/2, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी का वैल्यू क्या होगा। तो हमें निकालना था क्या, देयरफॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमने साइन बी का वैल्यू कितना निकला 1/2, कॉस सी का वैल्यू हमने निकाला है 1/2, ठीक है, 1/2। कॉस बी का वैल्यू कितना निकला √3/2, और जो साइन सी का वैल्यू है वो भी हमारा कितना है √3/2, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हो गया कितना 1/4, और ये कितना हो गया √3 × 3 3/4। तो एलसीएम कितना हो गया 4, तो 1 + 3 आपका हो गया कितना 4/4 = 1। तो जो आपका जो वैल्यू पूछा गया था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी, तो ये आपने ऐसे करके निकाला। तो सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, और ये नहीं कि जब बोल दिया साइन बी कॉस सी तो आपको बस एंगल देखना, उस एंगल के हिसाब से सबको आप सेपरेट फाइंड कर लीजिए और एक एक करके सबका वैल्यू निकाल के फिर जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको ऐड कर दीजिए। तो इसी के साथ आपका RD शर्मा का जितना भी क्वेश्चन था जो मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया उससे रिलेटेड मैंने जितना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता था मैंने आपको सब बता दिया। और आप जाकर कोई भी क्वेश्चन लेक्चर 1 से रिलेटेड जो भी होगा उससे आप बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप कोई प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो if कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, और हम लोग फिर आपको उस क्वेश्चन का हेल्प करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है।